Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अगर आप प्रेग्नेंट हैं और नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई प्रेग्नेंट है तो आप ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी से नॉर्मल डिलीवरी तक का सफ़र कैसे तय किया जाएगा या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको करने से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। Hello friends, this is me, Dr. Ruchi Bharadwaj from Active Life, Ayurveda gynecologist and senior consultant. So आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी कैसे हम लेट प्राप्त कर सकते हैं या प्रेगनेंसी से नॉर्मल डिलीवरी तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो पहले ज़माने में जैसे हम देखते थे कि जनरली हर घर में या मोस्टली लेडीज़ की नॉर्मल डिलीवरी होती थी, बट आजकल ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन शैली, यस, हमारा लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों पर हमारे लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। बिकॉज पहले के टाइम पर वर्कआउट ज़्यादा होता था, जनरली लेडीज़ अपना घर का काम खुद करती थी और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या रहता था कि वो होल डे एक्टिव रहती थी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं था, खाना पीना बहुत अच्छा था और खाना पीना बहुत ही सात्विक और शुद्ध था। और बट आजकल के लाइफस्टाइल में ये सारी चीज़ें उल्टी हो गई है, यानी कि हम लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी कम हो गई है, फिज़िकल वर्कआउट कम हो गया है। जनरली हम लोग घर के कामों के लिए मेड के ऊपर डिपेंड हो गए हैं और हमारा जो डाइट है यानी कि हमारा आहार वो बिल्कुल संतुलित नहीं रहा है। उसमें जनरली हम मैदा या पॉइस्चराइज्ड शुगर और बाकी सब चीज़ें यूज़ करने लगे हैं। तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हर महिला 25 साल की उम्र में शादी कर रही है तो 30 तक आते आते उसकी सेकंड डिलीवरी या फर्स्ट डिलीवरी हो रही है, तो उस टाइम पे वो टाइप 2 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज हम कुछ ऐसी ज़रूरी बातें करेंगे जिससे कि कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ से हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है प्रेगनेंसी में आहार। आयुर्वेद में आहार को यानी कि बैलेंस डाइट को बहुत वैल्यू दी गई है। जनरली प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमारा समाज मतलब लोग बोलते हैं कि तुम लोग दो हो तो तुम लोग दो की डाइट लो, तुम दो की डाइट तुम्हें लेनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी में संतुलित डाइट लेनी चाहिए। संतुलित डाइट मतलब कि महिला की डाइट में सारे न्यूट्रिएंट, सारी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें हों उसकी डाइट में, बट संतुलित मॉडरेट क्वांटिटी में हो, जिससे कि उसके शरीर का पोषण और बच्चे के शरीर का पोषण हो, ना कि इतना हो कि उसके शरीर का वजन बढ़ने लगे। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो तक वजन बढ़ना चाहिए, जिसमें कि 3 to 3.5 केजी तक शिशु का वजन होता है और 2 किलो तक एमनियोटिक फ्लूइड का वजन होता है और प्लेसेंटा और गर्भनाल का वजन 1.5 केजी तक होता है और महिला का अपना वजन जो कि हार्मोन शिफ्ट करने की वजह से बढ़ता है 4 से 5 किलो, यानी कि टोटल हॉल प्रेगनेंसी में महिला का 10 से 12 किलो तक ही वजन बढ़ना चाहिए। इससे ज़्यादा वजन बढ़ना उसके शरीर और उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन लेके आ सकता है। अब आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में प्रेगनेंसी में हम डाइट पे बड़ा कंट्रोल रखते हैं। महिला को संतुलित डाइट और जो कि बहुत हल्का रहे, खाना हितकर रहे और सुपाच्य रहे, जो इजीली डाइजेस्ट हो, जिससे कि हमारे डाइजेस्टिव फायर अच्छे से काम करे और प्रेगनेंसी में भी हार्मोन ज़्यादा ना गड़बड़ाए, क्योंकि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अच्छी रहेगी। अब द सेकेंड थिंग कि आयुर्वेद में घी को बहुत वैल्यू दी गई है। प्रेगनेंसी में घी बताया गया है जो कि 2 से 4 चम्मच तक हम अपनी पूरी प्रेगनेंसी में ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, जिससे कि अपान वायु जो होती है वो प्रॉपर पैसिफाई होती है और जिससे कि नॉर्मल लेबर होने में हेल्प रहता है और वो पित्त शामक भी होता है। जो भी महिला खाना खाती है वो उसे अच्छे से पचता है और उसे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है या फिर खाना ना पचना है, ये प्रॉब्लम नहीं होती। बट हाँ, आपको ये घी डॉक्टर की सलाह से, आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श से अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग लेना चाहिए और एक मॉडरेट क्वांटिटी में ही रखना चाहिए। जैसे ही आपको प्रेगनेंसी का पता चले सबसे पहले हमें अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो भी नेसेसरी
टेस्ट होते हैं, जो भी नेसेसरी ब्लड टेस्ट है, नेसेसरी मेडिसिन है, वो हमें स्टार्ट करनी चाहिए। जो टाइम टाइम पे ब्लड टेस्ट हैं, जो भी टाइम टाइम पे स्कैन हैं, वो हमें करवाने चाहिए, जिससे कि हम हेल्दी प्रेगनेंसी हमें मिल सके और हम किसी भी कॉम्प्लिकेशन आने से पहले बच सकें या कॉम्प्लिकेशन के अकॉर्डिंग हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकें। अब बात आती है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रेगनेंसी में करनी है। कुछ एक्सरसाइजेज और मैं आपको यहाँ बताती हूँ जिसके थ्रू हम एक फुल टर्म प्रेगनेंसी और एक नॉर्मल डिलीवरी तक जा सकते हैं। प्रेगनेंसी में हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम जरूर करना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उससे क्या रहता है कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा रहता है और जो श्रोणी का भाग है यानी कि जो पेल्विक हमारा डिवीजन है, वहाँ तक ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से जाता है, गर्भाशय तक सप्लाई अच्छे से जाता है, जिससे कि गर्भाशय की मसल स्ट्रॉन्ग होती है और जिससे कि गर्भाशय पूरे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण बढ़ता है, सर्कुलेशन अच्छा बनता है और गर्भाशय तक भी ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ता है। दो सेकेंड एक्सरसाइज है स्क्वेटिंग एक्सरसाइज। स्क्वेटिंग एक्सरसाइज जैसे कि हम पोछा लगाते हैं उस टाइप से होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जनरली ड्यूरिंग द लेबर जो पेशेंट होती है उसकी थाइस में पेन आता है, थाइस में पेन आता है और क्रैम्प्स आते हैं, जिससे कि वो लेबर में अपना पेशेंस खो देती है और वो अपना संतुलन उसका बिगड़ जाता है ड्यूरिंग लेबर। सो अगर हम स्क्वेटिंग एक्सरसाइज करते हैं उससे थाई से लेके पेल्विक रीजन तक मसल स्ट्रॉन्ग होती है, बैक रीजन की मसल स्ट्रॉन्ग होती है और नो डाउट की नॉर्मल डिलीवरी में हेल्पफुल रहता है। तीसरी एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज में हम जनरली डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि जो श्रोणी का यानी कि जो पेट के निचले हिस्से का निचला भाग है उसको हमें कॉन्ट्रैक्शन देनी है और 10 से 12 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन रखनी है और फिर छोड़नी है। अगर हम ये एक्सरसाइज पूरे दिन में 15 से 20 बार भी करेंगे तो भी हमारा गर्भाशय और नीचे की मसल स्ट्रॉन्ग बनेगी, जिससे कि जब हम ड्यूरिंग लेबर होंगे तो बच्चे को धक्का लगाने में यानी कि बच्चे को नीचे आने में वो बड़ा हेल्पफुल रहेगा। एंड फोर्थ वन इज द बटरफ्लाई योगा। यस, बटरफ्लाई योगा, इसमें भी क्या रहता है कि थाइस मसल्स और कमर की मसल, साइड मसल्स को सपोर्ट मिलता है, फिर स्ट्रॉन्ग होती है, उससे उनको स्ट्रेंथनिंग मिलती है और नॉर्मल डिलीवरी तक आने में हेल्पफुल रहता है। सबसे ज़्यादा जरूरी प्रेगनेंसी में वॉक है। हर प्रेग्नेंट महिला को अपनी प्रेगनेंसी की शुरुआती दौर से लेके लास्ट तक वॉक जरूर करनी चाहिए। रेगुलर 40 से 45 मिनट्स तक वॉक रखें, अनलेस और अनटिल जब तक आपके डॉक्टर आपको बेड रेस्ट रिकमेंड ना करें और प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। वॉक करने से बॉडी का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा और जो प्रेगनेंसी में अदर कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, उनसे हम बच सकते हैं। सो ये सारी एक्सरसाइजेस के बाद बात आती है कि ड्यूरिंग लेबर क्या करें। जनरली अगर हमारी यहाँ तक सारी चीज़ें इन एक्सरसाइज की करने तक निकल जाती है तो जब डिलीवरी का टाइम आता है तो मोस्टली सबसे पहला सिम्टम होता है कि फीमेल को वाटर बैग रप्चर होता है, यानी कि महिला को पानी छूट जाता है। तो वो जब पानी छूटता है उसके बाद पेन बढ़ते हैं। तो उस दौरान क्या करना चाहिए, जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचे और आप घर पे हो और घर पे बाकी लोग हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर रहे हैं, पानी छूटने के बाद आपको कपड़े बदलकर आराम से वॉक करते रहना है। वॉक करने से क्या रहेगा कि बच्चे को नीचे आने में हेल्प रहेगा, यानी कि आपको चलते रहना है। उसके बाद हॉस्पिटल जाने के बाद भी जब तक आपको डॉक्टर ना लिटाए, बेड रेस्ट पे ना बोले और जो डॉक्टर जब तक आपको बोले कि आपको वॉक करनी है तो आप वॉक करें, जिससे कि बच्चा नीचे आने में हेल्पफुल रहेगा। और द फोर्थ वन कि ड्यूरिंग लेबर जब आप लेबर रूम के अंदर जाएं तो आप अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को लेके जाएं जो कि आपको फिजिकली सपोर्ट के साथ साथ मेंटली सपोर्ट भी करे, क्योंकि उस टाइम पे जब मेंटल सपोर्ट मिलता है तो नो डाउट कि महिला जो भी इंस्ट्रक्शन उसको ड्यूरिंग लेबर डॉक्टर देता है वो अच्छे से फॉलो करती है और नॉर्मल डिलीवरी तक आने में हेल्पफुल रहता है। द थर्ड वन कि जब जब स्टार्टिंग में जब पेन आता है वो 10 से 15 मिनट के अंतराल पे आता है। सो जब भी पेन आए तो पेन आने पे सिंपल तरीके से नीचे की तरफ पेन आने पे जोर लगाना है और हल्के हल्के धीरे धीरे सांस लेनी है। जैसे ही पेन चला जाए तो उसके बाद डीप ब्रीदिंग लेनी है, हल्की गहरी सांस लेनी है, आप आराम कर सकते हैं और आप घुट घुट करके थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं। सो आपको दर्द को यानी कि पेन को खराब नहीं करना है। दर्द आने पर ही आपको नीचे की तरफ जोर लगाना है, जैसे ही दर्द चला जाए उस टाइम पे जोर नहीं लगाना है।
जो भी पेन आता है उसको चीख में हमें खराब नहीं करना है, दर्द आने पर ही हमें नीचे की तरफ जोर लगाना है। तो ये कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शन है जिनको फॉलो कर कर आप एक नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। जहाँ अगर आपके डॉक्टर ने आपको कॉम्प्लिकेशन या आपके डॉक्टर आपको सिजेरियन एडवाइस करते हैं, सो नो डाउट यू शुड फॉलो द डॉक्टर एडवाइस। सो हम एक्टिव आई लाइफ पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडवांस फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, योगा और आयुर्वेद की हेल्प से हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए फीमेल्स को प्रिपेयर करते हैं। आयुर्वेद में नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक बहुत अच्छी थेरेपी है मात्रा बस्ती थेरेपी। यस, उसमें हम मात्रा बस्ती देते हैं, एक ऑयल का एनिमा देते हैं फीमेल को, जिससे कि पेल्विक रीजन जो रहता है वो स्ट्रेंथनिंग होता है और स्ट्रॉन्ग बनता है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्पफुल रहता है। सो यहाँ पर हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए फीमेल्स को आयुर्वेद और एडवांस फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से, एंटीनेटल एक्सरसाइजेज से प्रिपेयर करते हैं। सो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका कोई भी रिलेटिव है तो प्लीज़ हमारा एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। So thank you so much. Stay active, stay healthy, have a healthy pregnancy.